सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज हम पार्ट 2 में देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। और बिल्कुल स्टार्ट से देख रहे हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर में आपको यूनिट का पड़ता है, तो इसलिए इसको गौर से देखिए। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी, तो ये फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है? देखिए, फिजिक्स से आया फिजिकल एडजेक्टिव, और क्वांटिटी मतलब क्या होता है? अमाउंट। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? अमाउंट होता है, मेजर्स होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम शॉर्टकट में कहते हैं द क्वांटिटी which can be measured, जिसको मापा जा सके। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा दिमाग लगा देते हैं, केवल माप लेने से ही काम नहीं चलेगा। तो फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा और एडवांस अगर इसको कर दें ये ठीक है, लेकिन और इसको एडवांस करें डिफिनीशन को तो बोलेंगे all the quantities in term of which laws of physics, जिसमें लॉ ऑफ फिजिक्स are described and whose measurement is necessary, जरूरी है, उनको नापना ही है। necessary मतलब वो सारे क्वांटिटीज जिसके टर्म में आप फिजिक्स को डिस्क्राइब करेंगे और जिसको मापना अनिवार्य है, उसका मेजरमेंट तो 100% रिक्वायर्ड है, अपना ज़रूरी है, तब उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। चलिए हम फिजिक्स के एक नियम को समझते हैं। फिजिक्स में न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है कि F बराबर m ये होता है। ठीक, अब थोड़ा इसको समझते हैं। ये क्या है? फोर्स है। ये क्या है? मास है। एक क्या है? एक्सीलरेशन है। ये और दोनों मिलके क्या हो गया कि लॉ ऑफ फिजिक्स है। लॉ ऑफ फिजिक्स है, यस, लॉ ऑफ फिजिक्स है। ये फिजिक्स का एक नियम है कि फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा मास और एक्सीलरेशन, एक फिजिक्स का नियम है। और ये फोर्स का ये इसको मापते हैं, यस, माप सकते हैं। कैसे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। मास ऐसा यूनिट में इसको किलोग्राम बोलते हैं, और एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। तो अब देखिए, फोर्स क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हुआ, यस हुआ। क्यों हुआ? इसको दो काम कर लिए, इसको मेजर भी कर लिए, इसको माप सकते हैं, अलग अलग वैल्यू होगा तो अलग अलग माप लेंगे। माप सकते हैं मास, माप सकते हैं एक्सेलरेशन, माप सकते हैं, और सब मिलके क्या लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब किया। तो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब किया। तो अभी हम देख रहे हैं कि मास को, किलोग्राम को हम क्यों फिजिकल क्वांटिटी कहें कि उसको मेजर भी कर लिए
और फिजिक्स के नियम को बताने में हमको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इसलिए इन सबको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। एक और एग्जाम्पल, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर G(m1 m2 by r²). ये क्या है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसको यूनिवर्सल भी बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 क्या है, m1 ये क्या है, मास है, ये भी क्या है, मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 और मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 ऑफ ऑब्जेक्ट 1। और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस। तो देखिए फोर्स को माप सकते हैं, यस किस में, न्यूटन में क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको भी मेजर कर सकते हैं, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब लेकिन फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन क्या है ये, तो इसको भी मेजर होता है, यस, लॉ में आया, इसको मेजर कर सकते हैं, यस। तो m मास है, केजी में होगा, तो इसमें देखिए डिस्टेंस किस में होगा, मीटर में होगा, ठीक है ना, मीटर में है और यूज हुआ, तो ये सब क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसलिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिक्स के लॉ में कहीं ना कहीं उसको आना ही है, 100% आना है, और अगर नहीं आएगा तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो फिजिक्स के लॉ में 100% जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिक्स के किसी न किसी लॉ में, मतलब फिजिक्स के किसी न किसी फार्मूला में, लॉ ऑफ फिजिक्स का मतलब ये हुआ फिजिक्स आपके लिए कि किसी न किसी फिजिक्स के फार्मूला में आएगा, फार्मूला में उसको आना है फिजिकल क्वांटिटी को, तो जनरली वो आएगा ही। तो फिजिकल क्वांटिटी को, ये फिजिकल क्वांटिटी है आपका, ये फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होगा, एक स्केलर और एक वेक्टर, बीच में आएगा टेंसर। इम्पोर्टेंट ये है कि इस फिजिकल क्वांटिटी में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा m बराबर n और u होगा, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट होगा, और इसमें क्या होगा, इसका जो होगा वेक्टर क्वांटिटी, उसमें 3 चीज़ होगा, एक क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यूनिट होगा और एक डायरेक्शन होगा। और इसमें n और u तो होगा, समटाइम्स डायरेक्शन होगा और समटाइम्स नहीं होगा, कभी वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, कभी डायरेक्शन पर नहीं करेगा। डायरेक्शन कभी प्लस माइनस में होगा, कभी होगा, कभी नहीं होगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटी ये है, लेकिन मैग्नीट्यूड, प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी का कुछ एक मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो डायरेक्शन हट जाएगा, तो यहाँ भी अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो n u ही होगा, केवल अगर डायरेक्शन को हटा दे तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड n और u ही होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन को हटा दो तो वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन को हटा दिए तब जो बचा उसी को क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार का होता है, बहुत आसान है इसको समझना। फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार का, एक को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी
फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, क्वांटिटी तो फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसी को कहते हैं बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी। और एक को कहते हैं इधर जो कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ये आपको पता चलना चाहिए कि फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी किसको कहते हैं। और एक आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्लियर। तो ये तीन आपको फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह के आएगा और तीनों को आपको याद रखना है। ये है पूरे फिजिक्स में कितने, 2। ये है पूरे फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स बोले तो पूरे वर्ल्ड में 7। और ये कितने हैं, रेस्ट। बोले किसको याद कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे तो डिराइव्ड पता चल जाएगा। सप्लीमेंट्री को याद कर लेंगे, 2 सप्लीमेंट्री आपको याद रखना है और 7 फंडामेंटल। तो 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। स्टार्टिंग में 3 ही था, स्टार्टिंग फिजिक्स में 3 ही था, लेंथ, मास और टाइम। अब हो गया है 7। सब अभी तक जो है 7 अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, या हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, या फिर हम बेस क्वांटिटी बोलते हैं। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, ये किसी पर निर्भर नहीं करता। और वो क्या है, डिपेंडेंट है। ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये दूसरे से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। ये फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पे निर्भर नहीं करता। और ये क्या है, डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट है मतलब ये इन क्वांटिटी से मिलके बनता। बेस क्वांटिटी से मिलके कौन बनता है, हाँ, बेस क्वांटिटी किसको से कौन बनेगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी इसी 7 क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से मिलके बनेगा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो देखने से भी पता चल जाता है कि डिराइव्ड क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, इसी से मिलके डिराइव्ड क्वांटिटी बनता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी इंडिपेंडेंट है, ये किसी से बनता नहीं है, ये खुद बेसिक है, बेस फंडामेंटल। बेस फंडामेंटल का मतलब इसको हम मान लिए हैं। तो ये सब हम ये 7 को मान लिए हैं कि ये मेरा बेस है और इसी से डिराइव्ड क्वांटिटी बनेगा। तो इसी तरह यूनिट भी आपके पास कितने होगा, 3 प्रकार का यूनिट। इसका जो यूनिट होगा उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। इसका जो यूनिट होगा उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट, और इसका जो यूनिट होगा उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। तो यूनिट भी इसी तरह आपके पास 3 हो गया। फंडामेंटल का जो यूनिट होगा फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड का जो यूनिट होगा डिराइव्ड यूनिट, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का के लिए जो यूनिट यूज करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया। पूरा यूनिट डायमेंशन में इतना ही, इसी के गोल गोल में हम घूमेंगे, इसी तीनों में हम घूमेंगे। तो मिला जुला के आपको जो याद रखना है बेसिक यूनिट डायमेंशन में, वो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है पहले 3 होता था, लेंथ, मास और टाइम। उस पर भी देखेंगे पहले के समय में। पहले के ज़माने में लोग जानते थे कि लेंथ, मास और टाइम हो गया तो पूरा मेजरमेंट इसी से हो जाएगा, पूरा फिजिक्स का मेजरमेंट हो जाएगा, दुनिया इतना ही में है, मास, लेंथ और टाइम में। बाद में पता चला नहीं भैया टेम्परेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया बिना टेम्परेचर का नहीं चलने वाला है, हर घर में एसी का जरूरत पड़ने वाला है फ्यूचर में।
हम हर को टेम्परेचर का ध्यान रखना है, ठीक है ना। फीवर है टेम्परेचर, रूम है टेम्परेचर, ठीक है ना, मिल्क है टेम्परेचर, फूड इंडस्ट्री पूरा टेम्परेचर पर ही टिका हुआ है, मतलब टेम्परेचर के बिना कुछ भी नहीं चलने वाला। तो फिर टेम्परेचर आया, फिर इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है उस समय इलेक्ट्रिक करंट खोजा तो बोला कि ये किस चिड़िया की नाम है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हम तो बच्चा को पता है कि करंट क्या होता है। करंट के बिना करंट गई तो बिजली गई, ठीक है ना। तो लुमिनस इंटेंसिटी, इसी तरह लुमिनस इंटेंसिटी का आप बहुत कम यूज़ करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, मतलब आपका लाइट कितना होना चाहिए, इसका पैमाना है कि एक देखने के लिए लाइट कितने होना चाहिए, कितने लुमिनस का होना चाहिए, कितने पावर का लाइट होना चाहिए। ज़्यादा अगर लाइट हो गया तो ऊपर भी खराबी करेगा आँख के लिए, कम लाइट है तो ऊपर भी खराबी करेगा। तो कितना लाइट होना चाहिए, तो ये लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री इसी पे चलता है, मोल पे। पहले लोग नहीं जानते थे कि मोल की किस चिड़िया की नाम है, लेकिन पूरा केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल पे आधारित है, ठीक है। तो अब इसका यूनिट, ऐसा सिस्टम अलग अलग यूनिट था। पहले क्या था, फुट पाउंड सेकेंड में अलग सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम में अलग था, एसआई में अलग था, सीजीएस में अलग था, लेकिन वो सब पहले की कहानी थी। अभी जो चलता है हम उसी की बात कर रहे हैं अभी। तो ये मीटर, लेंथ को किस में यूनिट में नापेंगे, मीटर, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकेंड, टेम्परेचर को केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करेंगे। तो ये इसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और इसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। लेकिन इसको सिंबल में आपको लिखना है, इतना लंबा लंबा हमेशा लिख नहीं सकते, तो इसको हम सिंबल में लिखना है। तो जहाँ एम होगा इसका मतलब क्या है, एम को तो तोड़ नहीं सकते हैं, मास को तोड़ नहीं सकते हैं, मास को किसी दूसरे से नहीं बना सकते। क्या मास को हम मास को क्या लेंथ और टाइम से हम बना सकते हैं, मास को लेंथ और टाइम को जोड़ दिए तो मास बन गया। लेकिन वेलोसिटी कैसे बना, मीटर पर सेकेंड, मीटर लेंथ आ गया और टाइम आ गया, लेंथ आ गया टाइम आ गया, तो उसको कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। तो किलो, केजी ये स्मॉल में है, के सेकेंड स्मॉल में है। हाँ, कुछ लोग SES लिखते हैं, सेकेंड भी लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं। कहीं कहीं लोग SES लिखते हैं, तो ये भी सेकेंड चलता है, लेकिन जनरली हम S से लिखेंगे। ये केल्विन है, कैपिटल में है, याद रखना है। केल्विन कैपिटल में है, एम्पियर कैपिटल में है, कैंडेला CD स्मॉल में है, मोल स्मॉल में है। डायमेंशन में जनरली 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेंथ, मास, टाइम का। बाद बाकी इस सब का कभी कभी यूज होता है। तो ये डायमेंशन क्या बताता है, डायमेंशन ये बताता है कि हम लेंथ है, ये बताता है कि मास है, ये बताता है कि टाइम है, ये बताता है कि हम टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो ये बताता है, ये तो इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। आप डायमेंशन समझ गए कि डायमेंशन क्या बताता है, उसका नेचर बताता है। जैसे किसी ने लेंथ को मीटर में नापा, किसी ने सेंटीमीटर में नापा, किसी ने किलोमीटर में नापा, किसी ने मीटर में नापा, किसी में डेकामीटर में नापा, किसी ने हेक्टामीटर में नापा। लेकिन आप समझ जाएंगे कि ओहो ये तो लेंथ ही है, नहीं तो इसका मतलब ये हुआ, ये कैटेगरी बताता है कि लेंथ का कोई भी है यूनिट तो आपस में जुड़ सकता है, लेकिन लेंथ को मास में नहीं जोड़ सकते। ये क्या बताता है, कैटेगरी। ये आपको ये बताता है कि लेंथ का कोई भी यूनिट है तो भैया हम जोड़ लेंगे, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन लेंथ का कोई भी यूनिट है तो उसको हम केजी में तो नहीं जोड़ सकते, मास में। तो ये बताता है कैटेगरी, मेरे कैटेगरी का मतलब ये ग्रुप बताता है, ये लेंथ का ग्रुप, ये मास का ग्रुप, ये टाइम का ग्रुप। तो ग्रुप के लिए हम एक ग्रुप है एल ग्रुप, मतलब लेंथ का जितना भी ग्रुप हो गया, हम सेंटीमीटर बोले, मीटर बोले, किलोमीटर बोले, फीट बोले, ठीक, तो वो एल से डिनोट करेंगे। एल से मतलब ये लेंथ का ग्रुप है, ठीक। तो ये डायमेंशन क्या बताता है, एक ग्रुप को बताता है, ठीक है ना। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट करना है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 है। एक प्लेन एंगल मतलब एक प्लेन में होता है, सॉलिड एंगल, ये प्लेन एंगल आपके 2D में आता, 2D के लिए, और सॉलिड एंगल 3D में काम आता है, 3D में 3 डायमेंशन में आता है।
जनरली भूजा भूजा खाने वाले के पास गए होंगे, तो जो एंगल बनता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं। एक पेपर लाइए, मैं दिखाता आपको। तो ये सॉलिड एंगल, आप भूजा बेचने वाले के पास गए होंगे, तो ऐसे भूजा बनाता है, इस ऐसे ये अब जो ये जो एंगल हुआ ना, ये एंगल, ये इसी को कहते हैं सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल। तो ये देखिए जितना बड़ा रहेगा, ये देखिए जितना बड़ा होगा अब उतना ज़्यादा भुजा आएगा कि नहीं आएगा, इतना बड़ा होगा। और ये इसी को कहते हैं सॉलिड एंगल। तो अगर ऐसे अगर हम बताएं बोर्ड पे, तो बोर्ड पे आपको समझ में नहीं आएगा। सॉलिड एंगल एक्चुअली ऐसे होता है, और इसको बड़ा करते 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 क्या होगा, एक पूरा वॉल्यूम गोल हो जाएगा 360। तो सॉलिड एंगल कितना होगा, 360 तक जाता है, या 360 डिग्री तक ये भी जाता है, 360 डिग्री तक जाता है, ठीक है। तो दोनों का थोड़ा एंगल का और मेजरमेंट का हम देखेंगे कि इसको कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, रेडियन, अस्टेरेडियन है, यूनिट रेडियन और एसआर दोनों स्मॉल में ही है। इसका डायमेंशन का भी बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, फिजिक्स में बहुत कम आता है, ठीक है ना, नहीं के बराबर ही आता है। इसका डायमेंशन में बहुत कम यूज है, तो इसका जनरल यूज भी नहीं होता है। बहुत सारे बुक में इसका डायमेंशन का मिलेगा भी नहीं कि डायमेंशन को कैसे लेते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं लोग थीटा से भी जरूरत पड़ता है तो थीटा से भी दिखा देता है, कभी कभी टेम्परेचर को भी थीटा से ले लिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा से टेम्परेचर को भी ले लेते हैं, कभी कभी केल्विन से भी लेते हैं। तो ये जो 7 फंडामेंटल और 2 9, ये सप्लीमेंट्री, इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं क्योंकि ये हेल्प करेगा। इसको छोड़ के बाद बाकी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैंने नाम नहीं लिया, एक्सीलरेशन का नाम लिया, वेलोसिटी का नाम लिया, कोई भी वेलोसिटी, कोई भी एक्सीलरेशन, फोर्स का नाम लिया नहीं लिया, मोमेंटम का नाम लिया नहीं लिया, ये सब इसी से आएगा। तो उसको क्या कहेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम देखते हैं कैसे। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है कि आप फंडामेंटल क्वांटिटी कितने 7, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितने 2, टोटल 9 को छोड़ के रेस्ट जितने हैं, रेस्ट बचे हुए वो क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह यूनिट भी आपके पास कितने हुए, फंडामेंटल यूनिट कितने हुए 7, सप्लीमेंट्री यूनिट कितने हुए 2, टोटल कितने हुए 9 को छोड़ के रेस्ट जितने भी यूनिट है, रेस्ट यूनिट है, उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। क्लियर। तो फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह सबका यूनिट होगा, तो 7 अपने पास फंडामेंटल यूनिट हुआ और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। इसको छोड़ के जितने भी फिजिक्स में यूनिट है उसको डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल चलिए, एरिया बराबर बताइए क्या होता है, L इंटू बी। ये क्या है बताइए, लेंथ। और ये भी क्या होता है, लेंथ ही तो होता है सर, लेंथ ही तो होता है। बी भी क्या है, लंबाई तो है, मास थोड़े है, किलोग्राम थोड़े है, सेकंड टाइम थोड़े है, लेंथ है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, एल के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं, मीटर। इसके लिए यूनिट क्या होगा, चौड़ाई निकालने के लिए मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, m² हो गया। तो ये कौन सा यूनिट हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया, डिराइव्ड यूनिट हुआ। और इसको क्या करेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्योंकि ये लेंथ और लेंथ से बना है, ले एक प्रकार का लेंथ ही तो है ये,
ठीक है ना। वॉल्यूम बताइए, चलिए वॉल्यूम एल बी एच, ये भी तो लेंथ ही है, एक प्रकार का लेंथ है। बी क्या होता है, लेंथ ही तो होता है, लेंथ ही तो होता है। हाइट भी क्या है, लेंथ ही तो है। मीटर भी नापते हैं ना, तो ये भी मीटर में नापते हैं, ये भी मीटर में नापते हैं, ये भी मीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं ना, मीन्स क्या है, लेंथ ही तो है। तो क्या हो गया एम क्यू, तो एम क्यू क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया। किससे डिराइव किए, लेंथ, हाँ मीटर से, लेंथ से डिराइव किए, लेंथ से डिराइव किए। अच्छा बोलिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, L2, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा L3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा। तीनों से मिलकर लेंथ ही से तो बना है, तीनों से क्या, लेंथ के पावर 3 से मिलकर बना है, मतलब इसको हम L3 बोलेंगे। L3 से बना है, 3 बार लेंथ आया है। एक बार भले लेंथ ऐसे आया, एक बार ऐसे आया, एक बार ऐसे आया, एक बार लेंथ ऐसे आया, एक बार लेंथ ऐसे आया, एक बार लेंथ ऐसे आया, क्या 3 बार लेंथ आया, तीनों बार लेंथ से को गुना करके बना वॉल्यूम। तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है बताइए, डिस्टेंस बटा टाइम, सही है, डिस्टेंस बटा टाइम, क्लियर। डिस्टेंस क्या है, एक प्रकार का लेंथ है ना, लेंथ है, कैसे नापते हैं डिस्टेंस को, कैसे नापते हैं, यस, ये कहाँ से आया, लेंथ से ही तो आया है डिस्टेंस, ये टाइम है। अच्छा इसको डिस्टेंस को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में, यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिखते हैं। तो मीटर पर सेकंड क्या हुआ, डिराइव्ड यूनिट हुआ। अच्छा चलिए डायमेंशन अगर लिखना हो तो क्या लिखते, ये मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, और टाइम के लिए टी कैपिटल, ऐसे लिखते, ऐसे लिखते, लेकिन ऐसे लिखते नहीं है, तो क्या लिखेंगे एल पे पावर और टी पे पावर, एल पे पावर 1 लिख सकते हैं, चलेगा, नहीं भी लिख सकते हैं ऐसे। तो डायमेंशन क्या होगा L/T1। इसका मतलब ये हुआ कि हमको स्पीड में 2 फिजिकल क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं, एक लेंथ एक बार, टाइम एक बार, लेकिन बट्टा में। ये क्या बताता है कि सर स्पीड में एक बार लेंथ आपको ज़रूर यूज करना पड़ रहा होगा, बोले यस सर। बोला कि सर एक बार आपको टाइम भी आया होगा, लेकिन टाइम बट्टा में आ रहा होगा, हम बोले यस। इसी को बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब हमको कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी, 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने बार आया, आया कि नहीं आया। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी में से कौन कौन आया है इसमें स्पीड में, एक लेंथ का यूज हो रहा है और एक टाइम का यूज हो रहा है। टाइम का यूज बट्टा में हो रहा है, समझ रहे हैं कैसे डायमेंशन निकालेंगे। यस, आगे आपको डायमेंशन निकालने के लिए भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक साथ हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, कौन, लेंथ भी है, लेंथ और एक टाइम भी है, 2 फंडामेंटल। अगर एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है तो समझिए कि वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसमें 2 आ गया ना, 2 आ गया ना, एक ही रहता तो फंडामेंटल होता। तो स्पीड क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये लेंथ और टाइम से बना है। चलिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, वेलोसिटी बटा टाइम को बोलते हैं, वेलोसिटी बट्टा टाइम को बोलते हैं। और वेलोसिटी किसको बोलते हैं, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अच्छा, ये वेलोसिटी बटा टाइम हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी बट टाइम, गुड। लेकिन इसको तब तक तोड़ेंगे डायमेंशन निकालने के लिए, तब तक तोड़ेंगे जब तक फंडामेंटल में पहुंच ना जाए, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी गुने 1/टाइम, ऐसा लिख लें। फायदा क्या होगा, फायदा है, वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बट्टा
टाइम गुने 1/टाइम, पता चल गया क्या हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही है ना। डिस्प्लेसमेंट को कैसे नापेंगे, मीटर में नापेंगे, सेकंड में मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे। तो ये क्या हो गया मीटर, और इसको सेकंड और इसको सेकंड, तो क्या बना मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना। अगर हम डायमेंशन पूछ दे आपको तो ऊपर में कितने बार एल आया, एक बार आया, एक बार पावर एक, और नीचे में टाइम कितने बार आया। ये हो गया एक्सीलरेशन का डायमेंशन, ठीक, ये एक्सीलरेशन का हो गया डायमेंशन। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, क्लियर। अब मान लेते हैं कि हमें फोर्स निकालना है, फोर्स देखना, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सीलरेशन। तो देखिए बच्चों लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम है उसको एक्सीलरेशन को भी तोड़ेंगे, तो अभी एक्सीलरेशन को तोड़े थे, तो हम शॉर्टकट में चलेंगे। मास को किस में लिखेंगे, केजी, और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तो डिराइव्ड हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें मास भी आया, ये क्या है लेंथ है, मीटर क्या है लेंथ है, और ये टाइम। इसको तोड़िए तो मास कितने बार आया, एक बार, ऊपर में है ना, एक बार आया। ये मीटर क्या है लेंथ है, कितने बार आया, एक बार आया। ये क्या है टाइम, सेकंड है, कितने बार आया, दो बार आया। ये किसका डायमेंशन हो गया, फोर्स का, ठीक है। अब मान लेते हैं एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर जानते हैं ना, वर्क क्या एनर्जी है, और F.S ऐसे होता है ना। तो क्या होगा, ये हो गया फोर्स। तो फोर्स आपको पता है कितना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या है मीटर, ये मीटर में ही है ना। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन निकाल लीजिए, केजी मतलब मास एक बार, लेंथ दो बार, टाइम डायमेंशन, क्लियर। तो अब किसी चीज़ का डायमेंशन निकाल लेंगे, ये क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी, ये क्या हुआ डिराइव्ड यूनिट, और ये क्या हुआ डायमेंशन। किसी का भी निकाल लेंगे, यस। तो ये इसका SI प्रीफिक्स है, हम कुछ ही बताए हैं, ये आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, पूरे फिजिक्स में आपको कन्वर्सन है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जंप करने में आसान होगा। सीजीएस सिस्टम से या किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जंप करने में बहुत आसानी से आप जंप कर सकते हैं, अगर ये आपको पता है तो। इग्जा 10⁻18 होगा, पेटा 10⁻15 होगा, पी कैपिटल पी से होगा 13, 10⁻12 होगा, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। गीगा 10⁻9 कैपिटल जी होगा, मेटा 10⁻6 होगा, एम होगा, किलो 10⁻3 होगा, के होगा कैपिटल, इतना याद रखना है। कहीं कहीं लोग स्मॉल भी लिख देते हैं, लेकिन आपको कैपिटल लिखना है। हेक्टो को एच लिखना है, डेका को क्या लिखना है, ये डी ये लिखना है। और तो ये किलो में दोनों चलता है, कहीं कहीं स्मॉल भी चलता है, स्मॉल और लार्ज दोनों चलता है, कहीं कहीं के भी चलता और कहीं कहीं स्मॉल भी चलता है, ये दोनों के चलता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। इधर जो है TSC 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, मैक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12, फेम्टो 10⁻12, आटो 10⁻18। तो आपको कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है कि जैसे बोले देसी तो 10⁻⁻1 आपको याद होना चाहिए, और 10⁻⁻1 बोल दिए तो आपको पता चल जाना चाहिए देसी की बात करें। जैसे मिली 10⁻3 बोले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम मिली की बात करें, और स्मॉल m लिख दिए तो पर भी आपको पता चल जाना चाहिए कि हम मिली की बात करें, 10⁻3 की बात है। तो सिंबल अगर पता हो
तो वैल्यू पता होना चाहिए, और अगर वैल्यू पता है तो सिंबल और नाम पता होना चाहिए। ऐसे आप याद करिएगा, याद करके एक किसी सामने को बैठा दीजिएगा या दर्पण के सामने ऐसे उलट के बोलना है। अगर मिली बोले तो सिंबल m पावर 10⁻³ और अगर -3 बोले तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हम मिली की बात हो रहे हैं। ठीक, अगर कहीं कहीं पूरे बुक में कहीं स्मॉल m लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम मिली की बात कर रहे हैं, 10⁻³ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो m का मतलब मीटर भी हो सकता है, प्रीफिक्स लगा हो तब। अगर कहीं प्रीफिक्स है और स्मॉल m है तब, यानी कि m है तो मिली ही होगा, मीटर भी होगा ना लेंथ के लिए। तो m है और प्रीफिक्स है, ठीक है। हाँ, तो प्रीफिक्स कब लगेगा यूनिट के पहले, जैसे mm, तो क्या हो जाएगा मिलीमीटर, mm लगा हुआ है तो एक तो यूनिट हो जाएगा। और पहले प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले mm लिखा हुआ है, cm लिखा हुआ है, तो c क्या है प्रीफिक्स, एक यूनिट होगा और एक प्रीफिक्स, तो सेंटीमीटर। तो अब हम कैसे इसको सोल्व करेंगे देखते हैं। अगर ये कंसेप्ट याद है तो हम तुरंत इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फोर्स लेते हैं। ठीक, फोर्स, इसका यूनिट आपको पता है क्या होता है? इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका 2 यूनिट पे हम बात करते हैं। इसका 2 यूनिट होता है, SI और CGS। तो इसमें होता है इसका यूनिट न्यूटन और इसमें होता है डाइन, CGS में डाइन। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। हमको कुछ भी नहीं पता, हमको देखना है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होगा। वो देहात वाला डाइन नहीं, ये इधर वाला फिजिक्स वाला डाइन। हाँ, ये फोर्स का यूनिट है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया, ये आपका यूनिट क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए CGS यूनिट में ये क्या हो जाएगा? CGS यूनिट में हम क्या करेंगे, इसको ग्राम में लिखना है तो k को हटाना पड़ेगा ना, तो k को हटा देंगे तो कितना लिखेंगे 10⁻³ लिखेंगे 1 ग्राम। मीटर को हमको कितना में लिखना है, सेंटीमीटर में लिखना है। मीटर को हमको सेंटीमीटर में लिखना है। यस, तो क्या करेंगे 10⁻² cm लिखें। नहीं, c का मतलब कितना होता है 2 और ये कितना 1 से 1 हो गया। c को जोड़े ना साहब, c को जोड़ दिए ना, तो ये 10⁻² कितना है -2 है और ये 10⁻² हम जोड़ दिए तो कट के 1 हो गया। इसको हटाए नहीं, अगर c को हटाते तो 10⁻² डालते। c को जोड़ रहे हैं तो c को कैसे जोड़ सकते हैं, 10⁻² और c को जोड़ेंगे तब तो 1 हुआ। नहीं समझे? अरे c का वैल्यू कितना होता है 10⁻²। बोलिए, नहीं समझे, मैं फिर से समझाता। अच्छा चलिए इसको क्या लिखें, इसको चलिए किलोग्राम लिखें, गुने मीटर है तो मीटर को हम लिख सकते हैं इतना लिख सकते, कोई दिक्कत? इतना ही लिखे ना, और बट्टा सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर तो दोनों में सेकेंड ही स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तोड़िए, अब इसके जगह हम क्या करेंगे, इसके जगह हम ये करेंगे 3 ग्राम को रहने देते हैं, गुने 10⁻² को रहने देते हैं। इसके जगह क्या लिखें, c लिखें। एक से किसी संख्या में गुना कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या था, एक ही तो हुआ 10⁻² और 10⁻² कितना हुआ 1 हुआ, 1 और बट्टा सेकेंड स्क्वायर तो कितना हो गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और यही हो गया डाइन, यानी कि 10 टू द 5 डाइन।